Good morning, students. Our next topic from the same chapter is biological and economic consideration. इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. इकोनॉमिक वर्ड से क्या समझ में आया कि हमें इकोनॉमिकली मनी से रिलेटेड क्या फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो ये दोनों हमने रिलेट करके बताना है कि प्लांट्स और एनिमल्स से हमें किस तरह के फ़ायदे हो रहे हैं. प्लांट्स यहाँ ज़्यादा कौन सी, एग्रीकल्चर की बात हो रही है. ठीक है, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बात हो रही है. ठीक है, तो इनकी हेल्प से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हुई है और किस तरह हम लोग इकोनॉमिकली इन पर डिपेंड है. तो इसी पर बात होती है. हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में. तो इसके पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज़ न्यू कॉमन आइडियोलॉजी डेवलपमेंट. सेकंड इज़ इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. थर्ड इज़ कॉपरेशन बाय द गवर्नमेंट. एंड फोर्थ इज़ डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द फार्मर्स एंड साइंटिस्ट. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अब कैसे किया कि बायोलॉजिकली जो हमारे प्लांट्स और जो एनिमल है, ठीक है, उन पर हम इकोनॉमिकली डिपेंड करते हैं. लेकिन अब इसमें बढ़ावा कैसे मिल रहा है? सबसे पहले नए नए आइडियाज़ के थ्रू. नए आइडियाज़ जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में एग्रीकल्चर कैसी होती थी लेकिन अब कैसी है. ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया. तो इसी तरह नए नए आइडियाज़ लाए जिसने हमें इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाया. हमारी एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ हुई लेकिन साथ ही साथ हमें इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाया. ठीक है, तो ये हुआ ना कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो है, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है, उसने हमें इकोनॉमिकली किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया. तो न्यू आइडियाज़ के थ्रू इसमें आप ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई. सेकंड इज़ इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. इकोनॉमिक असेसमेंट करना, सारी स्टडी करना कि कौन कितने प्लांट वैराइटीज़ हैं, एग्रीकल्चर की कौन कौन सी प्रोडक्शन है, कहाँ से कितना फ़ायदा हुआ, कौन से सामान का आयात निर्यात करना जिसके थ्रू हमारी कंट्री को भी फ़ायदा हो और रिसोर्सेज जो है हम तक भी पहुँचे. उसके बाद है नेक्स्ट है कॉपरेशन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के थ्रू कॉपरेशन, जिस तरह किसान को कुछ फ़ायदे देती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प है उस तरह की, किस तरह ये सारे हेल्प क्यों हैं, ताकि एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिले और इससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके. उसके बाद डायरेक्ट जो है फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच में डायरेक्ट लिंक हुआ क्योंकि साइंटिस्ट जो है इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, एग्रीकल्चर पर, इसकी प्रोडक्शन पर, ठीक है, या इसके काम पर, ठीक है, इसकी ग्रोथ पर. तो वो जो भी रिसर्च करते हैं वो फार्मर्स तक सारी इसकी स्टडी पहुंचाते हैं और उनको खेती करने का तरीका बताते हैं. इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ कि साइंटिस्ट ने एग्रीकल्चर पर रिसर्च किया और फार्मर्स को नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया, नई वैरायटीज़ के बारे में बताया. ठीक है, जिससे किसानों ने उसको अपनाया और एग्रीकल्चर में अच्छी पैदावार हुई और इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग बने. उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं. बहुत इजी है, बायो वर्ड लग गया है, फर्टिलाइज़र के आगे बायो वर्ड लग गया तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले फर्टिलाइज़र्स कौन से होते हैं? मैन्योर, है ना. वो बायो फर्टिलाइज़र्स वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई वगैरह मिक्स होकर जो है नेचुरली प्रोड्यूस होकर न्यूट्रिशंस वगैरह देते हैं मिट्टी को. ठीक है, मिट्टी में क्या क्या चीज़ें, मतलब ये लोग क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो मिट्टी को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट जैसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और मिट्टी में मिक्स होकर मिट्टी को उपजाऊ और पैदावार बनाते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो फंजाई है मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. मिट्टी में मिक्स कर भी सकते हैं हम इनको अलग से, खुद भी लाकर हम कलेक्ट करके फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाकर भी मिट्टी में मिक्स करते हैं ताकि मिट्टी की न्यूट्रिशंस जो हैं वो अच्छी हुए, बढ़ें और प्लांट्स की प्रोडक्शन हो या एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो. तो बायो फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं. अब यूज़ क्या है बायो फर्टिलाइज़र्स का? बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है कि एक तो ये ट्रेडिशनल
एग्रीकल्चर का फॉर्म है जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है, सॉइल फर्टाइल रहती है, ठीक है। उसके बाद सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है और सॉइल का मॉइस्चर भी अच्छा बना रहता है, और ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स, सबसे पहले सस्ता है बहुत, ठीक है। उसके बाद सॉइल को फर्टाइल बना के रखता है, केमिकल फ्री है, न्यूट्रिशन से फुलफिल है प्लांट्स के लिए, और जो प्लांट्स या एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी फूड प्रोडक्ट बन के आता है, उससे जो भी प्रोडक्शन होती है या जो भी फूड है वो ह्यूमंस तक ही पहुंच रहा है, तो ह्यूमन के लिए भी हेल्दी है जो भी प्रोडक्शन होएगी, और केमिकल फ्री है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, सिंगल 1 मार्क्स में क्वेश्चन, या क्वेश्चन आ जाएगा बायो फर्टिलाइज़र्स क्या है, यूजेस बताओ इसके और इसके बेनिफिट्स बताओ। तो ये भी 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है, इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स बताइए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र्स का कि रिसोर्सेज क्या हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के, कहाँ से मिलता है हमें बायो फर्टिलाइज़र्स, कहाँ से आ रहा है। तो कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे एल्गी, ये बायो फर्टिलाइज़र्स का काम करता है, ठीक है। यूज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, एल्गी को अगर हम यूज़ करें एज अ बायो फर्टिलाइज़र तो ये कंपोस्ट बनाने में काम करता है और ग्रीन मैन्योर का काम करता है। ये बहुत रिच होता है न्यूट्रिशन में। अगर हम इसको लैंड में डालें, एल्गी क्या हुआ, एल्गी आपने देखा होगा कई बार नदी तालाबों के ऊपर ग्रीन सी वो काई सी जमी होती है, ठीक है, या ज़मीन का नदी जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी होता है, लेक होता है, वहाँ पर भी ऐसा ग्रीनरी सा जमा होता है, इसको एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम प्लांट्स में या खेतों में डालें तो रिच है न्यूट्रिशन से। तो ये कहाँ से मिला, मतलब ये सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइज़र का, एल्गी, ठीक है, जिसको हम एज ए ग्रीन मैन्योर यूज़ करते हैं। कोस्टल एरियाज़ में आपने देखा होगा जहाँ नदी तालाब पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया नदी वाला एरिया, समुद्र तट का किनारा, वहाँ के लिए जो सीवीड है, वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो उगते हैं कहाँ पर, सीज में, सीज के आसपास, नदियों के आसपास आपने देखा होगा अनवांटेड प्लांट जो उगते हैं, वो भी सोर्स है मैन्योर का। उसको भी अगर हम कट करके लाते हैं और लैंड में डालेंगे तो ये भी एक मैन्योर का बहुत अच्छा सोर्स है। सीवीड सेम वही, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह कंबाइन टू फॉर्म द बायो फर्टिलाइज़र, सेम वही सीड भी और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको मिक्स करके अगर हम फील्ड में डालें तो बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है। ग्रीन मैन्योर मेड विथ फर्न्स क्या होते हैं, एक प्लांट है उसके जो पत्ते होते हैं कुछ इस तरह का होता है, ये मतलब इस तरह कुछ पत्ते होते हैं ऐसे 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 करके ना, ये इसको हम फर्न्स कहते हैं। तो इसको भी एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं क्रॉप्स में डालकर, ये भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्रॉप्स के लिए। तो ये हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, रिसोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, बायो फर्टिलाइज़र्स बताइए क्या है, इसके यूजेस बताइए, इसके रिसोर्सेज बताइए। इस तरह आपको बायो फर्टिलाइज़र पे क्वेश्चन आ सकता है। बायो फर्टिलाइज़र्स, यूजेस, बेनिफिट एंड लास्ट में हमने किया रिसोर्सेज। तो यहीं अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।